दोस्तों, अगर आपने सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो यकीनी तौर पर आप मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को भी जानते होंगे। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई भी इंसान इस बारे में पढ़ता है कि सल्तनत उस्मानिया कैसे खत्म हुई थी, वो कैसे बर्बाद हुई थी, तो सबसे पहला नाम जो उस इंसान के दिमाग में आता है वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का ही आता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क कौन था, उसने अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारी और आखिरकार किस तरह से उस एक इंसान यानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने दुनिया की एक अजीम सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया को अकेले ही बर्बाद कर दिया था और इस सल्तनत को दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दिया था। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया था और उसके बाद तुर्की की बागडोर पूरी तरह से मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के पास आ गई थी, तो उसने तुर्की में कैसे कैसे कानून लागू किए और किस तरह से इस्लामी कल्चर का मजाक उड़ाया था। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की जैसे इस्लामी देश से एक इस्लामी सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया को खत्म किया था और वहाँ पर गैर इस्लामी कानून लागू किए थे, यानी हर वो कानून लागू किया जो इस्लाम के खिलाफ था, फिर भी आज तुर्की के बहुत सारे लोग उसे अपना फादर ऑफ नेशन यानी अपने देश का राष्ट्रपिता मानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को लेकर आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला वो सारे के सारे इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करे, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नाम से भी जाना जाता है, उसकी पैदाइश 1881 में हुई थी। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के वालिद का नाम अली रजा और माँ का नाम जुबैदा बेगम था। दोस्तों, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के सर से इनके बाप का साया बहुत ही कम उम्र में यानी बचपन में ही उठ गया था। इनकी माँ ने ही इनकी पूरी तरह से परवरिश की थी। जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क थोड़ा समझदार हुआ तो इनकी माँ ने इन्हें एक मकतब में भेजना शुरू कर दिया था, यानी इनको एक मदरसे में दाखिला दिलवा दिया गया था। लेकिन ये बचपन से ही बहुत ज्यादा शैतान और मारपीट करने वाला इंसान था। इसी वजह से जब ये 11 साल की उम्र में हुआ तो मदरसे से इनको मारपीट की वजह से ही निकाल दिया गया था। यही वजह थी कि ये बचपन से ही जंगी मामलात में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लिया करता था और बहुत कम उम्र में ही जंगी मामलात में सलाहियत रखने लगा था। दोस्तों, आप सबको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि जिस सल्तनत उस्मानिया को खत्म करने के मामले में सबसे ज्यादा रोल कमाल अतातुर्क का माना जाता है, वही कमाल अतातुर्क सल्तनत उस्मानिया की आर्मी में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहा था। 1893 से लेकर 1919 तक मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क सल्तनत उस्मानिया की फौज में जनरल के ओहदे पर ही रहा था। वो बात अलग है कि इसके ओहदे बदलते रहे थे, यानी कभी किसी पोस्ट पर रहा था तो कभी किसी पोस्ट पर। दोस्तों, अगर बात की जाए इस बारे में कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को तुर्की के लोगों का सपोर्ट और साथ कैसे मिला था और तुर्की के लोगों ने उसे अपना हीरो क्यों माना था, तो इसके लिए हमें अपनी कहानी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जरा थोड़ा पहले से शुरू करना होगा। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सल्तनत उस्मानिया जर्मनी के साथ थी, क्योंकि उन्हें ये अंदाजा था कि जीत हम ही की होगी। लेकिन फिर धीरे धीरे तस्वीर बदलती चली गई, सल्तनत उस्मानिया कमजोर होती चली गई और 1915 में ऐसे हालात हो गए कि ब्रिटेन ने कुस्तुनतुनिया यानी जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, उसको भी कैप्चर करने की कोशिश कर ली थी। वहाँ के सुल्तान भी हैरान हो गए थे। ब्रिटेन की बमबारी से पूरी उस्मानी फौज में अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। सब ये समझ रहे थे कि अब पूरी तरह से सल्तनत उस्मानिया पर कब्जा हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों को यकीन हो गया था कि अब हम हार चुके हैं। लेकिन फिर अचानक से उनकी फौज में एक ऐसा जनरल नमूदार हुआ कि जिसने पूरी जंग की तस्वीर ही बदल दी। उस जनरल का नाम था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क अपनी तकरीर के जरिए से लोगों को उभारने का बड़ा अच्छा हुनर रखता था। उसने उस्मानी फौज के सामने अपनी तकरीरें शुरू की और उस्मानी फौज के अंदर जुनून पैदा किया और उनको ये खिताब किया कि मैं तुमको भागता हुआ देखने से बेहतर समझता हूँ कि तुम यहीं पर मर जाओ। देखते ही देखते उस्मानी फौज के अंदर भी जज्बा पैदा हो गया और जितने भी इलाके दुश्मनों का कब्जा हो गया था, धीरे धीरे वो तमाम इलाके उस्मानी फौज ने अपने ही कब्जे में ले लिए। तमाम दुश्मन फौजों को उस्मानी सल्तनत से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया और उसी दिन से मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पूरी तुर्की कौम के लिए और खास तौर से उस दौर के सल्तनत बादशाह की नज़र में एक हीरो बन गया था। तमाम लोगों को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क में एक बड़ा हीरो नजर आने लगा था।
उसके बाद मुसलसल मुस्तफ़ा कमाल पाशा सल्तनत उस्मानिया की फौज में शामिल रहा और अपने बड़े बड़े कारनामे अंजाम देता रहा। दोस्तों, जब जर्मन और सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो क्योंकि सल्तनत उस्मानिया बहुत कमजोर हो चुकी थी, उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर बहुत से करीबी दुश्मन मुल्कों ने सल्तनत उस्मानिया पर हमला करके उसके बहुत सारे कीमती इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि जिस तुर्की को आज हम दुनिया के नक्शे में देखते हैं, इस तुर्की में भी आधे से ज्यादा हिस्सा ब्रिटेन जैसे देश अपने कब्जे में ले चुके थे। लेकिन ऐसे संजीदा हालात में भी मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने पूरी फौज की बागडोर संभाली और उन तमाम इलाकों को फिर से तुर्की में ही शामिल कर लिया जो इलाके तुर्की के हुआ करते थे, लेकिन उन पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था। इन तमाम चीजों ने मुस्तफा कमाल अतातुर्क को पूरी तुर्की में एक रहनुमा के तौर पर बना दिया था। अगर उस दौर में अगर कोई सबसे बड़ा हीरो था तो वो मुस्तफा कमाल अतातुर्क था। लेकिन दोस्तों, किसी को भी उस वक्त इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुस्तफा कमाल पाशा ने जिस सल्तनत की फौज में रहकर इतनी शोहरत हासिल की है और जिस सल्तनत की फौज की मदद से ही वो पूरी तुर्की का हीरो बना है, उसी सल्तनत का ये इंसान एक दिन तख्ता पलट कर देगा। दोस्तों, क्योंकि मुस्तफा कमाल अतातुर्क को तुर्की के बहुत सारे लोगों के साथ साथ तुर्की की फौज की भी सपोर्ट हासिल थी, उसने इन तमाम चीजों का फायदा उठाकर और सल्तनत उस्मानिया की कमजोरियों को देखते हुए उस वक्त के ब्रिटेन और रूस जैसे ताकतवर मुल्कों के साथ मिलकर गठजोड़ कर लिया और उन देशों का भी समर्थन हासिल कर लिया जो देश पहले से ही सल्तनत उस्मानिया के साथ बगावत करके अलग हो गए थे, और वो अलग होने वाले देश ज्यादातर मुस्लिम देश ही थे। दोस्तों, मुस्तफा कमाल अतातुर्क की लीडरशिप में पूरे तुर्की में ये आंदोलन चलाया गया कि हम लोगों को भी आजाद किया जाए। अब हम भी अपने ही वोट से अपने नेताओं को चुनना चाहते हैं और खिलाफत में नहीं रहना चाहते हैं। वो बात अलग है कि कुछ लोग इस बात से मुत्तफिक थे तो वहीं कुछ लोग इस आंदोलन के मुखालिफ भी थे। लेकिन आखिरकार इन तमाम ताकतों के साथ मिलकर मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने उस वक्त की कमजोर सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान से समझौता किया। इस समझौते के तहत तुर्की से सल्तनत उस्मानिया को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और तुर्की को एक इस्लामी तुर्की से सेकुलर तुर्की बनाकर डिक्लेयर कर दिया गया। यानी उस दिन से तुर्की एक सेकुलर देश बन चुका था। साथ ही साथ उस समझौते में एक जरूरी चीज ये भी थी कि सल्तनत उस्मानिया के उस वक्त के मौजूदा खलीफा को अपने खुद के मुल्क यानी तुर्की से बाहर निकाल दिया जाए। साथ ही साथ तमाम माल व महलों को तुर्की देश के अंडर में ही ले लिया जाए। और इस समझौते की सबसे अहम शर्त थी वो ये थी कि तुर्की अब से लेकर आने वाले 100 साल तक अपने देश की ही जमीन से तेल जैसी कोई भी चीज नहीं निकाल सकता है। इसके अलावा एक शर्त ये भी थी कि तुर्की इस्तांबुल में मौजूद अपनी एक बंदरगाह जिसे बास्फोरस के नाम से जाना जाता है, उससे गुजरने वाले जहाजों से भी टैक्स वसूल नहीं करेगा। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि वो एक ऐसी बंदरगाह है और एक ऐसा समुद्र का एक ऐसा बॉर्डर है जो यूरोप और एशिया को आपस में बड़ी ही कम दूरी के साथ मिलाता है। लेकिन अब वो एग्रीमेंट 2023 में खत्म होने वाला है, क्योंकि 2023 में उस एग्रीमेंट को पूरे 100 साल हो जाएंगे। 2023 में जाकर तुर्की के ऊपर से वो सारी पाबंदियां हटा ली जाएगी जो 1923 में लगाई गई थी। मुस्तफा कमाल अतातुर्क के बारे में लिखा जाता है कि उसने तुर्की में हर वो काम किया जो इस्लाम के खिलाफ था। दोस्तों, मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने तुर्की में मौजूद हजारों मदरसों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी और उनको पूरे तौर पर बंद करवा दिया गया। वहाँ मौजूद तमाम खानगाहों पर भी बैन लगा दिया गया। तुर्की की औरतों को मर्दों के बराबर दर्जा देने के लिए मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने पर्दे पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। अगर कोई औरत पर्दे में देखी जाती तो उसको सजा सुनाई जाती। साथ ही मर्दों पर भी दाढ़ी रखने पर बैन लगा दिया गया था। औरतों के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस जैसी जगह पर यूरोपियन लिबास पहनना और नंगे सर रहना बिल्कुल जरूरी करार दे दिया गया था। मज़ारों पर जाकर दुआ मांगने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने हिजरी कैलेंडर को खत्म करवा के अंग्रेजी कैलेंडर को शुरू करवाया था। उस्मानियों के दौर में जो जुम्मे की इस्लामी छुट्टी हुआ करती थी उसको खत्म करके संडे की छुट्टी को शुरू किया गया था। अरबी जबान पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी, यहाँ तक कि अरबी कुरान पढ़ने की भी इजाजत नहीं थी। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने अपने दौर में तुर्की जबान में कुरान करीम तैयार करवाया था और उसकी बहुत सारी कॉपीज लोगों में बांटी थी। स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हैं ये विकिपीडिया पर मौजूद ये वही कुरान
कुरान करीम है जो तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के हुक्म से लिखवाया गया था। नमाज, दुआ और कुरान करीम की तिलावत को सिर्फ तुर्की जबान में ही करना जरूरी करार दे दिया गया, यानी अरबी में करने पर बैन लगा दिया गया। यहाँ तक कि तुर्की में कुछ दौर ऐसा भी गुजरा था कि वहाँ पर अरबी में अजान देने पर पाबंदी लगा दी गई थी। वहाँ पर अजान सिर्फ तुर्की जबान में ही दी जाती थी। वहाँ की आर्मी में ड्यूटी के वक्त भी नमाज पढ़ने पर पाबंदी थी। अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पाया जाता था तो उसे फौरन सजा दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ सालों से अब तुर्की की कमान रजब तैयब अर्दोगान के पास है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जितने भी गैर इस्लामी कानून और इस्लामी मुखालिफ कानूनों को तुर्की में लगाया था, उनमें से ज्यादातर कानून रजब तैयब अर्दोगान हटा चुके हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हम यही इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।